मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो लगातार एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है, उसमें हम आज आपके सम्मुख ताबड़तोड़ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर देने में ना माथे से पसीना तो निश्चित ही छूटेगा। तो सभी को गुड इवनिंग। सभी छात्र छात्राएं जो हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो बीच में ही एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करने का जरूर प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। लिखा हुआ है, सिंधु लिपि बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। ठीक है, तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले। पहली बात तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली बार जो लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है, जो लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है, वह किसने किया है? तो ये लिपि को प्रयोग किया है बैडिल महोदय साहब ने। ठीक है ना दोस्तों, किसने? बैडिल महोदय साहब ने किया था। और ये कब किया था? तो 1925 ईस्वी में किया था। लेकिन इसको वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने का प्रयोग, वैज्ञानिक रूप से पढ़ने का प्रयोग 1934 ईस्वी में किसने किया था? हंटर महोदय ने किया था। हंटर महोदय ने किया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है। याद करिए, आज तक नहीं पढ़ी गई है। अब कहोगे भैया आज तक क्यों नहीं पढ़ी गई है? आज तक नहीं पढ़ी गई है, क्यों नहीं पढ़ी गई है, ये बात देख लेते हैं दोस्तों। इसलिए नहीं पढ़ी गई है, यह लिपि अक्षरात्मक न होकर, ध्यान से समझिए, अक्षरात्मक न होकर ये किस तरह है भैया? तो चित्रात्मक है। कैसी है? चित्रात्मक है। अर्थात इस लिपि में चित्र बने हैं। इस लिपि को याद रखना दोस्तों, हलावर्त भी कहते हैं। आप पूछोगे सर हलावर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यह लिपि पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। तो कहने का मतलब ब्राह्मी और खरोष्टीय दोनों में लिखी गई है। इसी तरह जिस तरह खेत में किसान हल चलाता है, उसी तरह यह लिपि लिखी गई है। इसीलिए आज तक यह लिपि दोस्तों पढ़ी नहीं गई और इसे हलावर्ता के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, इसे गौमूत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। गौमूत्रिका जैसे गाय टॉयलेट करती है ना, तो दोस्तों ऐसे 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 चलते समय करती हैं। तो इसीलिए देखिए भाई, जो शिक्षा दीक्षा में लिखा है, इसमें हंसने की बात नहीं है। ठीक है, उसे हमें पढ़ना ही पड़ेगा नहीं। तो इसे गौमूत्रिका के नाम से भी जाना जाता है, यह याद रखिएगा नहीं। साथ ही साथ फिर इसे वस्त्रोभेदन के नाम से भी जाना जाता है। जब माताएं बहनें कपड़े धुलती है, मान लो साड़ी धुली तो ऐसे फहराई ना, जब वो साड़ी को ऐसे ऐसे की तो उसमें एक ऐसे ऐसे लहर बनती, अगर आपने देखा होगा। इसलिए इस लिपि को वस्त्रोभेदन के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहानी इतनी बड़ी थी। और जो भैया इसे पढ़ने का काम किया है वह है रेवरेंड हैरिस साहब, जो तमिल भाषा में परिवर्तित करने का बहुत प्रयास किए, लेकिन भैया आज तक नहीं पढ़ी गई। चलिए भैया, तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद, महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? ध्यान से पढ़िए, बस हो गया। जेम्स प्रथम बना। और जेम्स प्रथम द्वारा जो एक भैया अधिकार पत्र दिया गया कि कंपनी के द्वारा, कंपनी के रूप में जो अधिकार पत्र मिला था, वह महारानी विक्टोरिया ने हस्ताक्षर करके दिया था। उसी अधिकार पत्र को लेकर के यह अकबर के नाम पर जो फरमान था,
अकबर के नाम पर जो फरमान था उसको लेकर के भारत आता है। भारत में सबसे पहले जो हॉकिंस है वो कहाँ पर उतरता है, तो सूरत में उतरता है। कहाँ पर उतरता है, सूरत में उतरता है। और सूरत में उतरने के बाद 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार पहुंचता है। कहाँ, जहांगीर के दरबार पहुंचता है। अब जहांगीर नो डाउट फारसी भाषा में अत्यधिक निपुण, ठीक है, जो मुगल वंशज थे वो फारसी भाषा के निपुण माने जाते थे। और इसी फारसी भाषा में दरबार में भरी दरबार में फारसी भाषा में बात किया कौन भैया, हॉकिंस ने जहांगीर से। जब यह किया तो दोस्तों जहांगीर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। जहांगीर क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न होने के बाद इसको क्या करता है भैया, इंग्लिश खान की उपाधि धारण देता है। इंग्लिश खान की उपाधि, या फिर दोस्तों कहीं कहीं खान अकेल के लिखा है, इसको उपाधि देता है। ठीक है, जब यह उपाधि देने के बाद हॉकिंस, ठीक है ना दोस्तों, क्या करते हैं, इनको एक वैधानिक रूप से तो नहीं है लेकिन ऐसे व्यवहारिक रूप से व्यापार करने का अधिकार दे देता है कि आप लोग व्यापार जाइए कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन जो अन्य कंपनियां थी जब विरोध करने लगी, पुर्तगाली कंपनी पहले आकर के बैठी थी, तो जब विरोध करने लगती है दोस्तों, तब यह अन्य कंपनियों को फिर मात देना अन्य कंपनियों को मात देना प्रारंभ करते हैं। तब दोस्तों 1613 ईस्वी में जब यह चला जाता है, उसके बाद क्योंकि 1608 से 1613 तक ये रहता है, तब पहली बार ब्रिटिश कंपनी को सूरत के क्षेत्र में और इधर मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, व्यापार करने का अधिकार मिलता है। तो इस तरह यह पूरी कहानी है, इसको जान लीजिए। जो हॉकिंस आया था वह ड्रैगन नामक जहाज से आया था सूरत के तट पर। तो ये कहानी कुछ इस तरह बयां करती है। कितना शानदार प्रश्न था, अगर अच्छे से देख लेंगे तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1916 में, 1915 में, 1917 में, 1918 में। दोस्तों महात्मा गांधी जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से आते हैं वह 1915 में आते हैं और 9 जनवरी 1915 को आते हैं। डेट क्या थी? 9 जनवरी थी। इसीलिए 9 जनवरी को हर वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है गांधी जी की इस विजय यात्रा के बाद भारत लौटने के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, गांधी जी जब भारत लौटते हैं तो वो क्यों लौटे, वहां से ये जानना चाहिए आपको। क्योंकि गांधी जी, याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात यहां से ये है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को मात दे करके आए थे। मतलब जो रंग भेद की नीति चल रही थी वहां पर काले भाइयों को विजय दिला करके आए थे दक्षिण अफ्रीका से। सबसे पहली बार गांधी जी आंदोलन कहां किए? तो दक्षिण अफ्रीका में किए। सबसे पहली बार गांधी जी अंग्रेज जेल कहां गए? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में गए। सबसे पहली बार गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपमानित कहां हुए? तो दोस्तों ट्रेन में। जी हां, जब वह यात्रा कर रहे थे। तो इस तरह के प्रश्न यहां से भी बनते हैं, इनको बहुत आसानी से देख लीजिएगा। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना को, वोल्केनो को, एस्ट्रोम्बोली को, क्राकाताओ को। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहलाती है
वह कोई और नहीं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहलाती है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों देखिए, प्रेम से पढ़िए भाई, प्रेम से पढ़िए, ठीक है, मजेदार वाली। सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी कहां पर है? लिपारी द्वीप पर है। लिपारी द्वीप किसका पार्ट है? इंग्लैंड का पार्ट है क्या? जी नहीं दोस्तों, लिपारी द्वीप इटली का पार्ट है, इटली का भाग है, इसीलिए यह इटली की एक सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है। ये कहां पर है? तो भूमध्य सागर में है। कहां? भूमध्य सागर में है। और जब यह भूमध्य सागर में ऐसे इसमें से लावा निकलता है दोस्तों, तो वह आसपास के क्षेत्र को प्रकाशमान कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। ठीक है, प्रकाश स्तंभ माना जाता है। तो इस तरह यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। लिखा है अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के दोस्तों, जो हमारी वीडियो से संबंधित, जो हमारी लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें आई हैं, उनको घर बैठे परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों घर तक पहुंचाने का कोई चार्ज नहीं है, घर तक पहुंचाने का कोई चार्ज नहीं है। ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। आइए दोस्तों आगे बातें करते हैं। लिखा है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? देखिए दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। ठीक है ना दोस्तों? कहां पर हुई? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुई। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में हुई। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो सैन फ्रांसिस्को में हुई वह यूएसए और कनाडा में जो हमारे भारतीय प्रवासी रहते थे उनको मिला करके पार्टी की आधारशिला रखा। किसने? लाल हृदय लाल ने, लाल हृदय लाल ने। सोहन सिंह भावत, ठीक है, सोहन सिंह का नाम जरूर याद रखिएगा। इसके हैं, जी हाँ, पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, जो बार बार पूछा जाता है, बार बार प्रश्न किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा होती है। अरब सागर सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, आखिर अरब सागर है कहाँ? ठीक है, अरब सागर अगर दिमाग में चढ़ जाए तो दोस्तों फिर आपके सारे प्रश्न याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी ये है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून बनता है भारत की तरफ, तो दोस्तों वह इस तरह बनता है, याद रखिएगा कभी। ठीक है, भले ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भाग होता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी का मानसून कुछ ऐसे ही बनता है जाकर के। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये अरब सागर है, अरब सागर का जो मानसून बनता है कुछ ऐसे बनता है। ये बातें पता होना चाहिए। मतलब दक्षिणी छोर से क्या होता है दोस्तों? पश्चिमी छोर की ओर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यहाँ से भी बातें आपको समझने लायक हैं। लिखा है रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख बांध है। ठीक है, और ये किस पर है? तो रिहंद नदी पर है। किस पर है? रिहंद नदी पर है। उसके साथ साथ क्या है दोस्तों, जो रिहंद बांध है वह आपको उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है। इसके जलाशय का नाम गोविंद, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक है, पंत सागर है। ये बातें भी याद रखने वाली बात है। सोनभद्र जिला में है। कहां पर? सोनभद्र जिला रेणुकूट में है। कहां पर? रेणु, ठीक है, रेणुकूट कहते हैं, तो रेणुकूट में है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में है। यह बातें अपने आप में बहुत शानदार है। देखिए ये स्लाइड टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है कई बार, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह आप
ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, ये बहुत शानदार तरीके है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स, क्या दर्शाता है दोस्तों, कैसे, अर्थात है दोस्तों तारों का रंग दर्शाता है। तो याद रखना, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर जो तारे होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं तारे, यह याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? एक लाल तारा होता है, एक पीला तारा होता है, एक नीला तारा होता है। ठीक है, जिसमें सबसे याद रखना दोस्तों कम ऊर्जा होती है या कम ताप होता है वह लाल तारा होता है, पीला मध्य का होता है, और सबसे अधिक ऊर्जा वाला, जो सबसे अधिक ऊर्जा वाला है दोस्तों वह है नीला तारा। ठीक है, यंग भी बोला जाता है। तो किसी तारे का जो रंग होता है वो ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर निर्भर करता है। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दे भाई। ठीक है, देखिए हम आपको समझ सकते हैं कि आप नो डाउट्स इस समय इतनी सारी समस्याओं में घिरे होंगे। आईपीएल देखना है, शादी में भी जाना है, ठीक है ना दोस्तों, पढ़ाई भी करना है, बड़ा फोन पर बातें भी करना है, लेकिन दोस्तों जो मेन है इन सब में, वो सबसे ज्यादा है पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर कर लिया, ठीक है, नहीं करेंगे तो खुद पछताएंगे, ये आप जान लीजिए। अगला प्रश्न आने से पहले हिंदी इंडिविजुअल की जबरदस्त हमारे यहाँ बैच प्रारंभ है। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ चाहते हैं वह जुड़ सकते हैं, अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं। आगे दोस्तों लिखा है 1857 के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नेतृत्व जो किसने किया था? नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। बहादुर शाह जफर ने कहां से किया था? तो बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व किए। झांसी से किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इलाहाबाद से किसने किया? लियाकत अली ने किया। लखनऊ से किसने किया? तो दोस्तों हजरत बेगम साहब ने किया। मंगल पांडे मेरठ और बैरकपुर छावनी से। तो इस तरह आप यहाँ से सारे ही समझ सकते हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप जानते हैं महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। जो आपके 6 दर्शन हैं, कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन हैं। उनमें से जो योग दर्शन है, योग दर्शन के जो प्रवर्तक या प्रमुख हैं वह पतंजलि ही हैं, याद रखिएगा। जबकि सांख्य दर्शन के, किसके? सांख्य दर्शन के जो है आपके कपिल हैं, और आपके न्याय दर्शन के गौतम हैं। क्या? न्याय दर्शन के गौतम हैं। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। फिरोजाबाद किसके लिए जी हाँ प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ताला के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, याद रखना। ताला के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलीगढ़ प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आपका खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। सीमेंट के लिए आपका जी हाँ दोस्तों चुर्क, या फिर कहीं कहीं आपका रीवा, ये सब मतलब सतना, ये सब प्रसिद्ध हैं। यह याद रखने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। और जो चूड़ियों के लिए है वह फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। ये बातें आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपका। आगे देखिए दोस्तों लिखा क्या है। इंडियन नेशन कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता, ठीक है, गरम दल के नेता, ये बातें आपको पता होना चाहिए। स्वराज विधेयक इन्होंने
ही प्रस्तुत किया था, स्वराज विधेयक इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। जी हाँ दोस्तों, 1895 में। और इसी के तहत सबसे पहले संविधान की मांग किसी ने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक होम रूल पार्टी का भी नेतृत्व किया महाराष्ट्र से, ये भी बातें आपको पता होना चाहिए। ये कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता ये नहीं किए, याद रखना, कांग्रेस की अध्यक्षता ये नहीं किए हैं, कई बार पूछा जाता है। तो यहां से भी देख लीजिएगा, जो 1916 में चारू मजुमदार के नेतृत्व में क्या किया गया था भैया, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उसी अधिवेशन के तहत बाल गंगाधर तिलक ने यह इतनी बड़ी घोषणा की थी। साथ ही साथ यही 1916 है जब गरम दल और नरम दल मिले थे, जब मुस्लिम लीग पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिली थी, ये वही 1916 का अधिवेशन है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि यह कितनी शानदार है। आगे देखते हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का बैच हो या फिर सुपर टेट का बैच हो, हमारे यहाँ जबरदस्त चल रहा है। हमारे यहाँ क्या है, जबरदस्त चल रहा है, यह याद रखिएगा। नहीं, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, वरुण है, अरुण है, शनि है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो दोस्तों आकार में देखिए, अगर हम आकार के अनुसार देखें, आकार के अनुसार देखें बच्चों, आप हमारी नजर में, जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन हम क्या है ना, आप लोगों को नो डाउट्स बहुत कुछ आता भी है, मुझे सब पता है, सब आता है, लेकिन जो बच्चे हमारी नजर में बैठे हुए हैं, वो हम हर शिक्षक चाहता है कि आपको अभी कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें सब बताने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अब देखिए दोस्तों, ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले 9 थी, लेकिन दोस्तों 2006 में प्लूटो या यम को ग्रह की श्रेणी से IAU, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने इसको क्या कर दिया, ग्रह की श्रेणी से जब हटाया तो ग्रहों की संख्या पहुंची 8 है। अब 8 में आकार के अनुसार देख लीजिए दोस्तों, मैं आकार के अनुसार लिख रहा हूं, मतलब बड़े से छोटे की ओर, अवरोही क्रम में चल रहा हूं, बड़े से छोटे की ओर चल रहा हूं, याद रखिएगा, छोटे की ओर चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद शनि का नाम आता है, फिर इसके बाद अरुण का नाम आता है, फिर इसके बाद वरुण का नाम आता है। ठीक है, फिर अपनी पृथ्वी आती है 5वें नंबर पर, फिर शुक्र आता है 6वें नंबर पर, फिर मंगल आता है 7वें नंबर पर, और बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है ना, तो बुध, तो सबसे बड़ा कौन ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह है। मैंने यहाँ सूर्य से दूरी के अनुसार नहीं लिखा है, ठीक है, अगर देखा जाए तो मैं सूर्य के दूरी के अनुसार नहीं, मैं आकार की दृष्टि से लिखा हूं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, क्या? आकार की दृष्टि से। तो जो बच्चों को यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में सारी चीजें आ रही है, वह एक बार प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो बहुत शानदार बातें हैं ना दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है ना दोस्तों, लोकसभा, आप जानते हैं कि लोकसभा का जो उल्लेख है वह कहां पर है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है क्या लोकसभा का उल्लेख है? ये बातें आपको पता होना चाहिए। कहां पर है? अनुच्छेद 81 में है क्या लोकसभा का उल्लेख है? लोकसभा को क्या कहते हैं भैया? निम्न सदन कहा जाता है। कौन सा सदन कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों लोअर हाउस कहते हैं ना, कौन सा हाउस कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा को भावनाओं का सदन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भावनाओं का सदन कहा जाता है, भावनाओं का सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, क्या, प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। किसका, जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मेंबर ऑफ, जी हाँ दोस्तों, जो हाउस ऑफ पीपुल है वह किसे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। तो लोकसभा भारतीय जनता का सदन होता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बातें हैं, यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। लोकसभा को मंत्री परिषद का सदन कहा जाता है। पहली बार अगर सोच रहे होंगे ना, पहली बार ये बोल गया भाई, बड़े अच्छे तरीके से सोचकर बोला हूँ, मंत्री परिषद का सदन बोला जाता है। क्या दोस्तों, कहने का मतलब एक समझ सकते हो कि जो मंत्री परिषद के सदस्य अधिक होते हैं वह लोकसभा से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर कहीं आ जाए तो फिर लिख सकते हो, लेकिन ऐसा जी हाँ बुक में नहीं लिखे मिलेगा। निम्न में से किसका अर्थ है विधि के किस प्राधिकार से। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226, ठीक है, के तहत क्या है, 5 प्रकार की रिट मिली है, ठीक है। 5 प्रकार की रिट मिली है। 5 प्रकार की इन्हें, 6 प्रकार की इन्हें। अब जो रिट्स मिली है 6 प्रकार की इन्हें का मतलब हाई कोर्ट को, और 5 प्रकार का मतलब सुप्रीम कोर्ट को। तो जो ये रिट्स मिली है ये 5 दोनों में कॉमन है। तो उसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, जी हाँ, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और निषेधाज्ञा। तो कहने का मतलब जो आप कहानी दोस्तों अधिकार परीक्षा है, ठीक है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है जब कोई पदाधिकारी पद को धारण करता है तो उससे यह पूछा जाता है विधि के किस अधिकार से आपने ये मतलब पद को धारण किया है, वही कह रहा है दोस्तों, याद रखना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर अर्थात उपस्थित करना, क्या, सशरीर उपस्थित करना। और साथ ही साथ परमादेश का जो अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या, हम आदेश देते हैं। इस बात का उल्लेख यहाँ से मिलता है। इस बात का उल्लेख कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है। तो ये भी बातें आपको समझने वाली हैं, जानने वाली बातें हैं। तो बेटा लोग मन लगाकर एकदम पढ़ाई करिए भाई। देखिए जब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे ये समझ लीजिएगा कि विकास नहीं हो पाएगा। और अगर आज आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आने वाले भविष्य में हमेशा आपके अंदर नॉलेज रहेगा, और आप ना अपने लिए तो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए जरूर पढ़िए। और आने वाला ये भविष्य आपका हमेशा सुखमय रहेगा। एक बार अच्छे से पढ़िए, बार बार चिंदी चोरी वाला नहीं। अभी मैं यहाँ पर आकर के यहाँ से बता सकता था, ठीक है, कि बस अधिकार परीक्षा के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है, नहीं, हमें हर चीज पर फोकस डालना होता है। हम कई तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लिखा है केशवानंद भारती के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था वह क्या था, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है ना दोस्तों। संसद मूल क्षति के सिद्धांत से संबंधित है। संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नहीं दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973, ठीक है ना दोस्तों। यह केरल का है। जो केशवानंद थे वह एक मठाधीश थे। जब मठ की वो भूमि सरकार क्या करने लगी दोस्तों, लेकर के गरीब जनता में वितरित करने लगी, आवंटित करने लगी, तब दोस्तों क्या होता है, ये मामला आता है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है दोस्तों
तो 13 जजों की बेंच बैठती है। आज तक की सबसे बड़ी न्यायाधीशों की बेंच थी दोस्तों। 7-6 से निर्णय आता है। भले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला इतना शानदार संगीन था कि बहुत कुछ सिखा करके चला गया, ठीक है, बहुत कुछ सिखा करके चला गया और संविधान को एक नई दिशा दे करके गए केशवानंद जी, ठीक है। मतलब भले दिया न्यायालय ने, लेकिन उन्होंने जो चोट दी है वो याद रखिएगा। संसद में जो मतलब संविधान है, जो हमारा संसद है, वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। जैसे हमारी नागरिकता मूल ढांचे में आती है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है ना दोस्तों, जो हमारा एक तरह से न्याय का विधि का शासन है, ठीक है, क्या विधि का शासन है, जो हमारा देश प्रत्यक्ष, जी हाँ, पंथ निरपेक्ष है, ये सब क्या है, मूल ढांचे के तहत आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप संशोधन है, जी हाँ दोस्तों, रोका गया है, ये याद रखिएगा, नहीं थोड़ी सी बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। राजस्व लेखपाल नया बैच प्रारंभ है, ठीक है ना दोस्तों। 600 प्लस से अधिक वीडियो लेक्चर, साथ ही गजब का फ्री में टेस्ट मटेरियल और स्टडी का जबरदस्त डाउनलोडिंग ऑप्शन, ये बहुत शानदार है। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार, ठीक है, साइमन आयोग के क्या बहिष्कार की बात कर रहा है। तो दोस्तों जो साइमन आयोग के बहिष्कार की बात की गई है वो किस लिए की गई है? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के, जी हाँ, अध्यक्षता में, सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में कमीशन आयोग गठित होता है। यह आयोग जो गठित होना था वह 1929 में गठित होना था या फिर उसके बाद गठित होना था, 10 वर्ष बाद। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 में इस बात का उल्लेख था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो भारत के, जी हाँ, ब्रिटिश शासन के पूरे है रूल नियम या फिर दोस्तों सारे सिस्टम की जांच पड़ताल करेगा, ये बातें हैं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी आपको पता होना चाहिए 1927 में ही गठित कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि 1929 वाले चुनाव में हमें लगता है हार का सामना करना पड़ेगा, और जो हमने भारत के ऊपर इतना क्रूर शासन किया है उसका पर्दाफाश कर देगी लिबरल पार्टी या लेबर पार्टी। तो इसलिए दोस्तों इन लोगों ने यह चाल चली। 1927 में ही इस पार्टी का, मतलब इस आयोग का गठन होता है और यह 7 सदस्यीय आयोग बनाया जाता है और ये 7 सदस्य अंग्रेज थे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। ये प्रश्न आज नहीं कल कभी न कभी जरूर दिखेगा। श्वेत आयोग कहा जाता है 7 अंग्रेज, ठीक है ना दोस्तों, अंग्रेजों का आयोग हुआ। जब आयोग हुआ तो दोस्तों सारे सदस्य जो अंग्रेज थे इसी को लेकर के फिर क्या हुआ दोस्तों, जबरदस्त बहिष्कार हुआ। जब 3 फरवरी 1928 को, ठीक है, मुंबई पहुंचता है यह आयोग 3 फरवरी 1928 को, तो साइमन कमीशन वापस जाओ का भारत में नारा लगता है। लेकिन ब्रिटिश नीति तो साफ थी कि अगर विद्रोह होगा तो हम लाठी या गोली चलाएंगे, और वही हुआ दोस्तों। अंततः लाला लाजपत राय के सर पर चोट लगती है जिसका कारण था दोस्तों उनका स्वर्गवास। तो ये कारण बहुत बड़ा है, ठीक है, ये कारण बहुत बड़ा है, ये याद रखना। मार्च 1930 में यह अपनी रिपोर्ट दिया था। होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में मद्रास में जिसके द्वारा हुई वह है दोस्तों, मद्रास से होम रूल आंदोलन का आगाज किसने किया था, ये प्रश्न कई बार बनता है, ये प्रश्न कई बार बनता है, कई बार पूछा जाता है। तो फिर अब कमेंट्स नहीं तो कब करेंगे आप? भाई हर एक प्रश्न में एक जान डाला हूं मैंने, ठीक है, कि आपको इतनी सारी चीजें मैं बता ले जाऊं जिसके कारण आपका हर एक परीक्षा में मजबूती पहुंच सके और अपने आप को आप समझे। जो ये प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर पाया, नहीं देखा, उनके लिए नो डाउट्स कहीं ना कहीं समस्याएं तो उत्पन्न होंगी ही होंगी, क्योंकि हर दिन नए प्रश्न कराने का मतलब यही होता है कि कुछ आपको नया
नया सिखा करके जाएं। ठीक है, तो होम रूल लीग जो चल रही थी भारत में, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था दोस्तों, ये स्वदेशी आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार, ठीक है, भारतीयों ने क्या किया था, बढ़ चढ़ के भाग लिया था। पहली बार भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, होम रूल आंदोलन। अगर यही भारतीय जनता 1857 की क्रांति में पूरी तरह से उतर जाती तो दोस्तों फिर अंग्रेजों को उसी समय घर छोड़ करके भागना, मतलब भारत छोड़कर भागना पड़ता। याद रखना, जो घर बनाकर बैठे थे भारत में, वह सिर्फ और सिर्फ यहाँ लूटने के चक्कर में आए थे, यहाँ रहने के चक्कर में नहीं आए थे, ये याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ उनकी नीति यही थी कि भारत को लूटना है, भारत का धन लेकर के चलना है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब यहीं से है, बहुत शानदार तरीके से है। अब देखिए, होम रूल आंदोलन जो मद्रास से नेतृत्व किया वह एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट कोई मामूली हस्ती नहीं थी, भारत रत्न सम्मानित, जी हाँ दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी बातें पता होना चाहिए, एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला थी, पहली ऐसी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, यह याद करने वाली बात है 1917 के अधिवेशन में। लेकिन दूसरी बात क्या है, एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। एनी बेसेंट कहां से थी, आयरलैंड से थी। और एनी बेसेंट ने ही क्या किया था भैया, यहां पर आपको पता होना चाहिए, जो मद्रास है इसका यहां से होम रूल का नेतृत्व का आंदोलन की, मतलब आगाज किया था एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। मद्रास से एनी बेसेंट, तो महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दोस्तों मॉन्टेग्यू एनी बेसेंट समझौता जो हुआ था वह 20 अगस्त 1917 को हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है, तो ये याद रखना, मॉन्टेग्यू एनी बेसेंट समझौता कई बार पूछा जाता है आयरलैंड से। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए भैया, अच्छा एक बार मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा जिन्हें दोस्तों बहुत बड़े गर्व से, सम्मान की दृष्टि से, जी हाँ दोस्तों, ध्यान दिया जाता है। मदर टेरेसा कहाँ से थी, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है आपके बीएड में, आपके पीसीएस में, हर जगह पूछा जा चुका है। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, भारत रत्न मिला है, क्या क्या मिला है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो समझो आप बहुत पीछे हो। ठीक है, तो मदर टेरेसा के बारे में भी आप लोग डाटा निकाल लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों आपको पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935, ठीक है, अप्रैल 1935 में इसकी आधारशिला रखी गई, नाम है आरबीआई। ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, मुख्यालय है कहाँ भैया, या याद रखना मुंबई। ठीक है, इस समय अध्यक्ष कौन है, शक्तिकांत दास साहब है क्या, तो इस तरह ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वह 1949 में किया गया। कब, 1949 में किया गया। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया था, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1969 में हुआ था, 19 जुलाई वह डेट थी। ठीक है, रुस्तम नवाजी बनाम भारत संघ मामले के खिलाफ, याद रखना, इसको चैलेंज भी दिया गया था, ये जान लीजिए, जिसमें इंदिरा गांधी जी को गलत सिद्ध किया गया था। लेकिन फिर इंदिरा गांधी जी ने 24वां और 25वां संशोधन करके सारा मामला शांत कर दिया था। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो कोयला के उत्पादन में भारत का झारखंड राज्य बहुत अच्छा भंडार की दृष्टि से, फिर छत्तीसगढ़, जी हाँ, उत्पादन के दृष्टि से, और उड़ीसा भी उत्पादन की दृष्टि से अच्छा स्थान रखता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कहानी जो कोयला के उत्पादन में विश्व में, वह चीन का स्थान आता है, यूएसए का स्थान आता है,
फिर अपने भारत का स्थान आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जी हाँ दोस्तों किस नंबर पे है, याद करने वाली बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमारा प्रश्न ही ये स्लाइड आज हमको परेशान कर रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किस नंबर पे है भाई, तीसरे नंबर पर है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है, ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे चलते हैं, नेट का पेपर हो या फिर यूपी टेट का पेपर हो, देखिए जितने सारे प्रश्नावलियाँ कराई जाती है ना, बहुत शानदार। मैं बड़े प्रेम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे दौड़ा करके पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा कर निकल चलता, ठीक है दोस्तों, नहीं, मैं बहुत शानदार प्रेम से पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी अब समझ में आए, ताकि आप बढ़िया से तैयार हो सके हर एग्जाम के लिए। भारत की कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है, भारत के कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है। तो दोस्तों भारत में जो कृषि का क्षेत्र है आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत कृषि प्रधान देश है, क्या है, कृषि प्रधान देश है, ये याद रखना। कृषि जो आती है दोस्तों वह प्राथमिक क्षेत्र में आती है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है। भारत की 52% जनसंख्या सीधे सीधे, ठीक है, और दोस्तों 7% जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है, क्या, अप्रत्यक्ष रूप से। तो कुल मिलाकर के 59% जनसंख्या आज भी कृषि से जुड़ी हुई है। और भारत की जो कृषि है, जो सिंचाई की भैया पार्ट है, वह 1/4 है। सबसे ज्यादा सिंचित भूमि जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इन सारे राज्यों में बहुत ज्यादा है, ठीक है, इन सारे राज्यों में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम लोग जीएसटी बोलते हैं, देश भर में लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन आया 2016 में। जीएसटी को सबसे पहले पास किया असम राज्य ने और सबसे बाद में पास किया उत्तर प्रदेश राज्य ने। जी हाँ दोस्तों, उस समय भारत में 29 राज्य थे, उस समय भारत में 29 राज्य थे। जैसे ही अर्थात 15 राज्यों ने अपना अनुमोदन दिया, जैसे ही 15 राज्यों ने अपना अनुमोदन दिया, जीएसटी राज्यों से पास हुआ। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को क्या होता है, यह याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों, यह लागू होता है। इसीलिए हर वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, गुड एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है, वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है, ठीक है, लागू होता है। यह याद रखना दोस्तों, बहुत शानदार बातें हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न का है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम अगर देखा जाए दोस्तों तो यह 1952 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मेन जो सामुदायिक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था वह 1952 से ही स्टार्ट हुआ था। ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम अगर देखा जाए तो दोस्तों इसलिए, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था वह 1951 में चलाया गया था, ठीक है ना, माफी चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। 1951 में चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो केसी नियोगी एक समिति बनाई गई थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके सिफारिश पर देश के अंदर 1948 में बनी थी, उसके सिफारिश के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था। जी हाँ दोस्तों, 1952 से लगातार यह कार्य करना चालू करती है अपना, तो इसीलिए 1951-52 कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो जब यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलता है तो फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1952 से जब कार्य करता है तो दोस्तों थोड़े ही समय बाद ये फेल पाया जाता है। कौन फेल करता है दोस्तों इसको, तो बलवंत राय मेहता समिति जब गठित की जाती है इसकी समीक्षा के लिए, तो इसको देखा जाता है कि जो विकास
होना चाहिए वो नहीं होता है। इसीलिए फिर दोस्तों यह फैसला किया जाता है कि अब पंचायत राज संस्थाओं की आधारशिला रखना जरूरी है। ठीक है, किसने कहा? बलवंत राय मेहता साहब ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसी को ध्यान में रख करके राजस्थान के नागौर जिले से यह कहानी प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों, किसकी? पंचायत राज्यों की। नहीं, यही कारण था, ये पूरा सिलसिला यहीं से बनता है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग, पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग जो आई थी वह 15 मार्च 1950 से आई थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों योजना आयोग फेल हो जाती है। योजना आयोग क्या होती है? फेल हो जाती है, और 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग की आधारशिला रखी जाती है। और जिस तरह योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह नीति आयोग का भी, जी हाँ दोस्तों, पदेन अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया इसका फुल फॉर्म है, यह याद रखिएगा। नहीं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपके लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से बहुत शानदार प्रश्न बन सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जबरदस्त वैकेंसी आ रही है दोस्तों, अब नहीं तो कब। ठीक है, मन लगा के पढ़ लीजिए, सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों, जो यह वित्त आयोग का गठन किया गया है वह 2017 में किया गया है। एन.के. सिंह, ठीक है, एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के हैं, जबकि 14वें वित्त आयोग के वाई.बी. रेड्डी साहब हैं। और साथ ही साथ प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह के.सी. नियोगी साहब हैं। ठीक है ना, तो नियोगी जी थे। ठीक है, नियोगी जी थे। 15वां वित्त आयोग जो कार्य करेगा वह 2021 से, ठीक है, 2021-22 से लेकर के 2025-26 कार्य करेगा। ठीक है ना दोस्तों, मतलब यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर खत्म होगा। कहने का मतलब यहाँ से यह याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत शानदार प्रश्नावली है, 5 साल का है, बड़ी गजब की कहानी है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना दोस्तों, तो नोट करने वाली तो बात है यह। चलिए दोस्तों, बढ़िया से देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई। चलिए, तो इस तरह आप लोगों ने बहुत बढ़िया से समझा। ठीक है, अच्छे से धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम? ठीक है दोस्तों, शिशु मृत्यु दर वहीं का सबसे कम होगा जहां पर लोग पढ़े लिखे शिक्षित होंगे। ठीक है, क्यों दोस्तों? क्योंकि वो पता चलता है कि बच्चे को, जी हाँ दोस्तों, हमें कैसे रखना है, क्या हुआ है बच्चों को, ये जानना चाहिए आप लोग। वो सारी चीजें समय समय पर टेस्ट कराना, समय समय पर, जी हाँ, जांच करवाना, ये सारा चीज वो लोग करते रहते हैं, तो शिशु मृत्यु दर नो डाउट कम होगी। और भारत में सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा राज्य है वह कोई और नहीं, आपका केरल राज्य है। वह कोई और नहीं, कौन है? केरल राज्य है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे क्या लिखा है? आर्थिक नियोजन विषय है किसका भैया? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर दोस्तों
किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो दोस्तों आर्थिक नियोजन जो विषय है आपको पता होना चाहिए 3 सूचियां, पहले इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं, ठीक है। पहले इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं, ठीक है। पहले इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह जो आता है वह समवर्ती सूची का भाग है, ठीक है। किसका भाग है? समवर्ती सूची का। नितिन सर हैंड राइटन ई बुक घर बैठे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्या घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर देखिए बेटा, प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाएगा कि 2000 के नोट पर किसका चित्र बना है, ठीक है। तो मंगलयान का है, किसका वो आप अपना देख लीजिएगा। फिर 500 की नोट पर किसका चित्र बना है, फिर आपका 200 की नोट पर किसका चित्र बना है, फिर आपका 100 की नोट पर किसका चित्र बना है, 50 की नोट पर किसका है, 20 की नोट पर किसका है, 10 की नोट पर किसका है। तो इतनी सारी नोटों का नहीं मतलब आप लोग अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है। अब देखिए जो 1 रुपए का नोट होता है उसमें जो वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव होता है उसका हस्ताक्षर होता है। बाकी सभी नोटों पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। बाकी सभी नोटों पर क्या होता है? गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो आज ही सभी नोटों को लेकर के देखिए, उसके नीचे लिखा भी हुआ है, ये नहीं कि नहीं लिखा हुआ है। उनको सबको, जी हाँ, कहीं पर हम्पी बना है, कहीं कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, नहीं तो परेशान होंगे, ठीक है। आगे देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? अगर हम प्रति व्यक्ति आय वाला सर्वाधिक देखें तो गोवा हमारा सबसे सर्वोच्च स्थान पर है, ठीक है। गोवा प्रति व्यक्ति आय में बढ़िया स्थान रखता है। लेकिन सबसे कम कौन रखता है? तो बिहार रखता है। बिहार का अभी डाटा आया है, जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों वह 50,555 है, ठीक है। याद रखने वाली बातें हैं, इतना ही यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है। और यहाँ पर भी जो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला, जी हाँ दोस्तों, पार्ट है, उसका नाम है पटना, ठीक है। उसका नाम क्या है? पटना है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है? तो पटना की है। राजकोषीय नीति का संबंध कहाँ से है? ठीक है ना दोस्तों, राजकोषीय नीति का। तो राजकोषीय क्या करती है भैया? हमेशा आर्थिक विकास के नियोजन हेतु बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है? आर्थिक विकास के नियोजन के लिए बनाई जाती है। तो इस तरह आप यहां से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा महत्वपूर्ण प्रश्नावली। आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने छात्र छात्राएं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत। और आगे दोस्तों जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मजे के साथ दोस्तों प्रश्नों को अच्छे से देखते रहिए। ये हमारी पुस्तक है जो मार्केट में आ चुकी हैं, इनको बढ़िया से आप लोग अपना परचेज कर सकते हैं। तो दीजिए आज यहीं पर इजाजत। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या होती है तो दोस्तों इस नंबर पर कॉल कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ही। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में ही और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली के साथ। तो अपना प्रेम स्नेह बढ़िया बना कर रखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आगे बहुत बड़े पिटारे में है ना। अभी तो दोस्तों आपको समझो जुलाई में पेपर है ना, तब भर में तो पूरा सब खत्म हो जाएगा। जून में पेपर है ना, तब भर में तो बाप रे इतने सारे प्रश्न आएंगे। देखिए मैं लेखपाल को भी टारगेट किया हूँ, नो डाउट, बीएड को भी टारगेट कर रहा हूँ, एकदम सही बात है, पीसीएस को भी टारगेट कर रहा हूँ। सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, पुलिस को लेकर के भी। तो इसलिए आप लोग सुपर टेट, पुलिस, बीएड, लेखपाल सब के लिए बढ़िया से देखते रहिए, मजा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।